वेलकम प्लस टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है द एसिमिलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आज हम प्रिंसली स्टेट्स के भारत में विलय के बारे में देखेंगे। ये भारत की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा इशू था जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर भारत एकजुट होना चाहता है तो इन प्रिंसली स्टेट्स का भारतीय यूनियन के साथ जुड़ना या भारत के साथ जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखें कैसे इन को जो है वो भारत के साथ जोड़ा गया और किसने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि उस समय भारत के होम मिनिस्टर और द वाइस प्राइम मिनिस्टर भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया था। उनके साथ वीपी मेनन जो थे उनके सहयोगी, दोनों ने मिलकर, इसीलिए उनको भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं ये क्या एक इशू था। लेट्स सी। तो कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक में ब्रिटिश प्रभुत्व भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। यानी कि देसी रजवाड़े का मतलब वो रजवाड़े या वो राजा के वो एरिया जो कि जिस पे राजा लोग जो थे वो रूल करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। जो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था उनके ऊपर उनका सीधा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, लेकिन रजवाड़ों पे इनडायरेक्ट था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश शासन की अधिकता यह कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। यानी कि ये उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति जो थी वो अपनी सर्वोच्च सत्ता जो थी वो बनाई हुई थी, और इसके अंतर्गत भी अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। और राज्य जो थे, राजा अपने अपने इंटरनल डिसीजन के लिए देवर टोटली फ्री। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या क्या थी? लेट्स सी। देखें अभी क्या समस्या आ रही थी। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत और ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े ब्रिटिश अधीनता के साथ आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि ब्रिटिश अधीनता रजवाड़ों से ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब था कि सभी रजवाड़े, जिनकी टोटल संख्या या टोटल जो थे वो 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, फिर यह अपनी स्वतंत्रता अस्तित्व में बनाए रखें। भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। देखिए, हम लोग यहाँ मैप देख सकते हैं। ये जो आपको डार्क पोर्शन दिखाया गया है, ये टोटल ये एरिया जो था वो अंग्रेजी राज्य के पूरी तरह से कंट्रोल में था। और जो एरिया वाइट कलर में आप देख सकते हैं, तो ये रजवाड़े का एरिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, इस एरिया के अंदर हैदराबाद रियासत, मैसूर रियासत, और ये कुछ एरिया आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये ऐसे रियासत है। जूनागढ़ देख सकते हो, गुजरात के एरिया में जूनागढ़ है। तो ये एरिया जो थे वो अंग्रेज़ों की बिल्कुल ही अंडर में नहीं थे। यहाँ राजाओं का, अपने राजा जो लोग राज कर रहे थे उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। सो चलते हैं आगे। अब समस्या देखिए, समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अब ये समस्या जो थी वो क्या समस्या जो सामने आ रही थी, उसमें सबसे पहले जो थे वो त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, पिछले पॉइंट्स में या पिछले जो पैरा के अंदर आपने देखा कि अंग्रेजी राज्य से जो थे वो प्रिंसली स्टेट जो थी वो फ्री हो जाएंगी और वो खुद अपना डिसीजन ले सकती थी। तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा कर दी। कुछ शासक, मसलन भोपाल के नवाब, संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था।
इस स्थिति को देखते हुए यह स्थिति अपने आप में एक बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतंत्र रीति से चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को भी तैयार नहीं थे। मतलब रजवाड़े जो थे वो अपनी मर्जी से शासन करना चाहते थे और जनता को किसी भी तरह का कोई डेमोक्रेटिक रूल रेगुलेशन वहाँ चलाने के फेवर में नहीं थे। सरकार का क्या नज़रिया था, देखिए अगला हेडिंग है जो मेन, देखिए इसमें तो कहते हैं अंतरिम छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मर्जी से रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अधिकतर रजवाड़ों ने उन्होंने अपने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह बड़ा आसान लगता है, लेकिन अपने आप में यह काम जो था वो बहुत मुश्किल था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मतलब हमें लगता है कि बड़ा आसान सा काम है, अगर आप किसी पड़ोसी से बात करें कि वो अपना घर हमारे घर में शामिल कर दे तो ये मुश्किल है। चलिए मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा की ही अगर हम बात करें तो तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अनेक प्रजातांत्रिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मतलब अगर उनकी बात हम देखें तो सबसे पहली बात यह आती थी कि ज़्यादातर रजवाड़े जो थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों में स्वायत्ता देने को तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। मतलब ऑटोनॉमी जो थी, वो पावर जो थी वो उन्हीं राजाओं को देना चाहती थी, भारत के संघ के साथ वो जुड़ जाए और पावर उनको दे दिया जाए। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातानी जोर पकड़ रही थी। देशों की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठा। मतलब मेन बात देश की अखंडता को लेकर था, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर था, बाउंड्रीज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, भी एरियाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से लगती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों ने शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने इन चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो एक सहमति पत्र, जिसको एक एग्रीमेंट ऑर्डर जिसको बोला गया था, जो कि जिन राजाओं ने भारतीय संघ के साथ अपनी सहमति प्रस्तुत की थी, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था कि रजवाड़े भारतीय अंग में शामिल होने के लिए सहमति है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। हम इस अध्याय में हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के विलय के बारे में आप आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हैदराबाद की। आप देख सकते हो कि इसमें हैदराबाद के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था, यानी कि उस समय वहाँ के राजा को जो था वो निज़ाम कहा जाता है और वो दुनिया में सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता है। कहते हैं उस समय इनके पास बहुत ही ज़्यादा दौलत थी और उस समय मतलब दुनिया के पहले 5 अमीर लोगों में से इनका एक नाम आता था। हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, जो ऐसा निज़ाम का मानना था। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। मतलब जो स्थिति उस समय थी उसी स्थिति को वो रखना चाहते थे, ऐसा उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ दिया। मतलब एक आंदोलन ऐसा चला जो कि क्योंकि जनता जो थी वो निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थी और उस के लिए जो था एक आंदोलन वहाँ चला। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। यानी कि तेलंगाना उस समय, आज का तेलंगाना, उस समय तेलंगाना नहीं था, तो तेलंगाना के उस एरिया के अंदर जो था वो एक दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी। और इस तरह आप देखेंगे कि वहाँ के किसान जो थे
वो निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म कार्य का शिकार हुई। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी और जो थे हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति का मतलब है कि वो सबसे आगे थे इस आंदोलन के अंदर, जो आंदोलन निज़ाम के खिलाफ जनता उस समय चला रही थी। आंदोलन को देख निज़ाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया, यानी कि ये आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि मजबूरन भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा और भारत सरकार ने अपनी एक सैनिक जो टुकड़ी थी वो यहाँ भेजा। इसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक अत्याचारी थे। उधर जो रजाकार जो थे वो निज़ाम के लोग थे और ये रजाकार जो थे एक अव्वल दर्जे के अत्याचारी लोग थे जो कि निज़ाम के शासन के दौरान जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपना निशाना बनाया, जो कि मुसलमान नहीं थे। गैर मुसलमानों को उन्होंने अपना टारगेट बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पे उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के शासकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो आप देखिए कि किस तरह से एक सहमति पत्र हुई, लेकिन 1948 में हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा हैदराबाद को जो है भारत को सुपुर्द कर दिया गया। तो कड़ा रुख अपनाने के बाद ये हुआ। आगे चलते हैं हम। अगली जो हमारी रियासत है, अगली जो हमारा एरिया है वो है मणिपुर। आज़ादी के चंद रोज पहले ही मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह, ध्यान रखिए ये बोध चंद्र सिंह राजा है। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि मणिपुर आज़ादी के समय भी मणिपुर के राजा कौन थे, या उस समय वहाँ राजा का नाम बताइए। तो ये महाराजा बोध चंद्र सिंह जो थे भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी कि वो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे और भारतीय संघ के साथ अपनी रियासत को मिलाने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी, कि मणिपुर के अंदर जो सेल्फ ऑटोनॉमी है, आंतरिक स्वायत्ता, इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो बनी रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाया, यानी कि जनता के मत को जानते हुए उन्होंने अपने लिए जो था 1948 में एक चुनाव करवाया गया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पर जो था वो राजा का जो एक राजतंत्र जो था शुरू हो गया था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर जो था वो पहली बार चुनाव करवाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की वो कौन सा एरिया था जहाँ सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, वो भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर जो थे सबने वहाँ वोट डाले थे। तो वो मणिपुर रियासत है। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे, यानी कि जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ की असेंबली थी, स्टेट असेंबली थी, वो इस फेवर में नहीं थी कि इसे मणिपुर को भारतीय संघ के साथ शामिल कर लिया जाए। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, यानी कि वहाँ की कांग्रेस के लोग चाहते थे कि इसे भारत में मिलाया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें, यानी कि बिना असेंबली से डिस्कस किए हुए ही जो महाराजा पर यह दबाव डाला गया था कि वे भारतीय संघ में मणिपुर को जो है वो शामिल कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर के इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध, नाराजगी के भाव पैदा हुए और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। तो आज भी इस चीज़ को आप देख सकते हो कि मतलब लोग जो है वो इस बात के लिए आज भी खुश नहीं थे कि मणिपुर जो है भी वहाँ की निर्वाचित विधानसभा से बिना परामर्श लिए हुए ही महाराजा ने जो है वो इसे भारतीय संघ के साथ जोड़ दिया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे।